स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मुझे कुछ महीने हुए थे इस बिल्डिंग में आए हुए, और ये बिल्डिंग एक शानदार बिल्डिंग थी जो कि 15 मंजिल की थी। बिल्डिंग बस देखने में एक बिल्डिंग थी, लेकिन इसके फ्लैट अंदर से किसी बंगले से कम ना थे। मैं यहाँ एक नवी क्लास के बच्चे को पढ़ाने आती थी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इलाका था और ये बिल्डिंग भी बहुत शानदार थी। वहाँ रहने वाले तकरीबन लोग अमीर घरानों से थे। इस बच्चे की महीने की फीस मैंने इसकी माँ से 25,000 मांगी थी, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फीस बता दी है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसकी माँ ने कोई भी एतराज़ नहीं किया और फौरन हामी भर ली। मैं तो हैरत से इस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना था। मैं जिस इलाके में रहती थी, मुझे वहाँ से इस बिल्डिंग में आने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही रहती थी कि इस बिल्डिंग में मुझे 2-3 ट्यूशन और भी मिल जाए, ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो सके। ये ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दिया था। वो इसी बच्चे की स्कूल की टीचर थी जहाँ वो बच्चा पढ़ता था। मैं तो अपनी दोस्त का जितना भी धन्यवाद करती उतना कम था। हालांकि मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश ना थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचिंग की नौकरी नहीं मिली थी। सुबह के वक्त में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से 25,000 सैलरी मिलती थी। मेरे बाबा ना थे और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ बाबा की दुकानों से किराया आ जाता था और मेरी माँ भी सिलाई जानती थी, इसलिए मोहल्ले की औरतें उनसे कपड़े सिलवाती थी। बस यूं ही मेहनत करके हम अपना घर चलाते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मामूली कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे हसीन नजर आती थी। मैं शाम के वक्त इस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2 महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होने लगी थी। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहां पहले से 3-4 नौजवान लड़के मौजूद होते। शायद वो इस बिल्डिंग के थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा आवारा किस्म के लड़के थे। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थी, बाल कंधों तक लंबे थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों की चोटी भी बना रखी थी। चारों ने फैशन के नाम पर फटी हुई पैंट पहनी हुई थी, बेढंगी सी शर्ट पहने। वो शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे, लेकिन मुझे तो उनके अंदर आवारगी के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती, वो लड़के बारी बारी बेहुदा और गंदे गाने लगते, जिसे सुनकर मेरी नजरें जमीन में गड़ जाती, मेरे कानों की लौ तक लाल हो जाती। मेरी कोशिश होती कि जल्द से जल्द मैं अपने रास्ते पर पहुंचूं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि जब भी मैं लिफ्ट में जाती, वो चारों नौजवान पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं एक कोइंसिडेंस समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये तो रोजाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं इस बच्चे को पढ़ाने जाती थी, वो 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में गई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक अजीब सा गाना गुनगुनाने लगा। मैंने इसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुराने लगा, फिर दोबारा से गाने लगा। गाना गाते हुए वो पूरी पूरी एक्टिंग भी कर रहा था, और पीछे खड़े 3 नौजवान ये सब देख कर हंस रहे थे। मैं न जाने कैसे अपना गुस्सा काबू करे हुए थी, क्योंकि इस वक्त मैं इस लिफ्ट में अकेली लड़की थी। इस लड़के के सुर ताल खत्म हुए तो मेरे पीछे खड़े दूसरे नौजवान ने एक और बेहुदा गाना गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो लड़का कोई 21 या 22 साल का था, मेरी ही उम्र का था, लेकिन बहुत ही ज्यादा बेशर्म और बदतमीज था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुककर खुल जाए और मैं वहां से बाहर निकल जाऊं। मेरी हरकत को देखकर वो लड़के तेज तेज हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है, काश लिफ्ट बंद ही रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। मेरा सब्र शायद यहीं तक था। मैंने पलट कर देखा और इस लड़के के मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज इस पूरी लिफ्ट में गूंजी थी। चारों के चारों लड़के गुमसुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ज्यादा शौक है गाने सुनाने का तो घर जाकर अपनी माँ बहनों को सुनाओ, दिल बहल जाएगा उनका। खबरदार, जो आइंदा मेरी मौजूदगी में ऐसी बेहुदा हरकतें तुम लोगों ने की तो।
मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरी 8वीं मंजिल आ चुकी थी। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज तो इस बच्चे को पढ़ाना भी मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ ही था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे उसे पढ़ाया, और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वह नौजवान पहले से मौजूद था, जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के 3 गायब थे। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। इसके चेहरे पर अब भी मेरी उंगलियों की छाप मौजूद थी। मेरा दिल न जाने क्यों अनजाने से ख्यालों में गिरने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर फौरन से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतजार करने लगी थी कि वो लड़का पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, इस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से प्रेस किया और लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस अंदाज में उसने मुझसे कहा था, मेरा तो दिल पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही बेहतर है। मैं इस लड़के से बात करना ही नहीं चाहती थी। मैं फौरन से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वो लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा था, इसलिए मैं तेजी से नीचे उतरने लगी। वो मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो, वरना बहुत पछताओगे। लेकिन मैंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। वो भी मेरे पीछे ही आ रहा था। जब मैं तमाम सीढ़ियां उतरकर इस बिल्डिंग की लॉबी में आ गई, वहां पर इसी बिल्डिंग का मैनेजर और उसके साथ एक गार्ड भी खड़ा था, और वो गार्ड से बात कर रहा था। जब मैं तेजी से उनके पास आई और मैंने इस गार्ड को कहा कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, ये सुनना था कि वो गार्ड इस नौजवान को घूरने लगा। कहने लगा, क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो लड़का इस गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डालकर कहने लगा, अपने काम से काम रखो, समझे, वरना तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। दूसरा नौजवान, जो कि इस बिल्डिंग का मैनेजर था, इस लड़के से कहने लगा कि देखें, यहाँ पर घटिया हरकतें नहीं होती हैं। आप जिसके भी बेटे हैं, अगर आप कोई गलत हरकत करेंगे तो आपके बाबा तक आपकी शिकायत जरूर जाएगी। दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इस मैनेजर की बात सुनकर वो लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैंने सुख का सांस लिया था। वो मैनेजर मुझसे पूछने लगा कि आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सके। मैंने कहा कि 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते मुझे परेशान करते हैं। वो कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, इसमें कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दिल ही दिल में रब का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही मैं इस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो नौजवान सामने ही लॉन्ज के सोफे पर बैठा था और वो लड़का इस लड़के से बातें कर रहा था। इसकी माँ भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए देखने लगा, जैसे मुझ पर यह जता रहा हो कि वो कहीं भी आ सकता है। मैंने अपनी नजरें झुकाई और लॉन्ज में ही बैठ गई, क्योंकि मैं इस बच्चे को वहीं पर पढ़ाती थी। इसकी माँ कहने लगी कि राहुल, ऐसा करो कि तुम यहाँ से अभी जाओ, अमन के पढ़ने का वक्त हो गया है, लेकिन शाम को जरूर तुम्हारी पसंद की डिश बनाऊंगी। वो कहने लगा, जी आंटी, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, बल्कि अब तो आता जाता रहूंगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के को देखकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगते थे। इसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। मैं तो कुछ ऐसा जाहिर भी नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस लड़के से डर लगने लगा था। मेरी मजबूरी पैसा था, जो मुझे इस ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था, और अब तो अमन बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। इसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी। कहने लगी कि मैंने बहुत से ट्यूशन अमन के बदल के देख लिए थे, लेकिन मेरा बेटा तो डफर का डफर ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हो। अब तो इसके स्कूल के टीचर भी इसकी तारीफ करने लगे हैं। मैं गायब दिमाग से इसकी माँ की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो इस लड़के की आंखें घूम रही थी, जिसमें मेरे लिए न जाने कौन कौन से जज्बात थे। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में आई तो तब अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोर ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही 4 लड़के लिफ्ट के अंदर आ गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, उसी लड़के ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैं उससे बाजू छुड़वाने लगी। उसी बहस में लिफ्ट बंद हो गई। मैंने इस लड़के को कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा बाजू छोड़ो। कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो तुम्हें आज दूंगा। तुम्हें बहुत शौक है थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत लगाने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था कि जब लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और एक अलार्म बजने लगा। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बिना लाइट के चल नहीं सकती थी। ये देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी।
मुझे लगा कुछ देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन चारों में से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च लाइट खोली। मैंने अपना हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़वाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खटखटाने लगी। खोलो, कोई तो लिफ्ट को ऑन करो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाजा खटखटाना शुरू ही हुई थी कि दोनों जवानों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और लिफ्ट की पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ करके बांध दिए। दूसरे ने टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दिया। वो लड़का, जिसका नाम राहुल था, कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाश इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी। ना मैं अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से उस टेप को उतार सकती थी। वो लिफ्ट वाकई ही पूरी रात बन रही थी और उन चारों ने मिलकर एक के बाद एक मेरे साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। न जाने रात के किस वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला था और वो चारों लड़के बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं इस काबिल भी ना थी कि उठकर बैठ भी सकती। मैं मुर्दा हालत में इस लिफ्ट में लेटी थी। उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मारे गए थप्पड़ का मुझसे ये बदला लिया जाएगा, तो मैं शायद इस वक्त उनकी इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। लेकिन मेरी ऐसी हरकत पर वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस कांस्टेबल भी खड़े थे और एक इंस्पेक्टर भी। मेरी डॉक्टर भी थी और मेरी माँ रोए जा रही थी। वो इंस्पेक्टर कहने लगा, देखिए, जो कुछ आपके साथ हुआ है, अगर आपको किसी पर शक है तो आप FIR करवा सकती हो। मैं बिल्कुल गुमसुम थी। एक इतनी सी हरकत का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब इस आदमी ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। फिर शिकायत मत करना। फाइल एक बार बंद होगी तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने सब बता दिया। मेरे दिल में उन चारों के लिए भी बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वो आम लोग नहीं हैं। कोई जज का बेटा है, कोई MLA का बेटा है, कोई वकील का बेटा है, तो कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहाँ पर आम लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी मानो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। उसकी मक्कारी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मेरी माँ ये सुनकर डर गई थी। कहने लगी, हमें कोई केस नहीं करना इंस्पेक्टर साहब। मैं भी इस वक्त चुप हो गई, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात सोते हुए मैं चिल्लाने लगती, चीखने लगती तो मेरी माँ उठ जाती। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही ना रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ आने लगी। जिंदगी क्या थी, मौत से बदतर सजा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन सब चुप तमाशा देख रहे थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैं मोहल्ले से गुजरती तो औरतें और मर्द मुझे देखकर हल्के हल्के चुगलियां करने लगते। मुझे नफरत की निगाहों से देखते, जैसे कि मेरा कसूर हो। हालांकि मैं बेकसूर थी। मैं जानती थी कि अब कोई भी आदमी मुझे अपनी बीवी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि हम ये घर और तुम्हारे बाबा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं माँ? आपको लगता है कि मेरा कसूर था? मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ औरतों का ही कसूर समझा जाता है। उन लड़कों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन हम बिन मौत मारे जाते हैं। हो सकता है कि शहर बदले तो तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, और अगर शादी के बाद मेरे पति को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? आपने सोचा है? यह सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं। लोग उनसे अजीब अजीब से सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी कि इस वक्त वो किस तकलीफ में थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अंदर उन लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ किए गए जुल्म को छुपा नहीं सकती थी। मैंने बाबा की दुकानें बेच दी, जिसका किराया हमें मिलता था, और घर के गुजर बसर में कुछ आसानी हो जाती थी। कुछ मेरी माँ सिलाई करती थी और कुछ मैं ट्यूशन और स्कूल पढ़ाती थी। उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिए और खुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग के दौरान जब भी कोई मुश्किल क्लास होती तो मैं ये ख्याल करती कि मेरे सामने वो 4 लड़के हैं और मेरा निशाना कभी भी चूकता नहीं था।
मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे वजूद पर अब किसी भी किस्म की तकलीफ मुझे तकलीफ नहीं लगती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर थी। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे ऑफिसर्स मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने ये पाप किया था। मैं फौरन से अस्पताल में इस लड़की के पास पहुंच गई। इसकी हालत देखकर मुझे अपना अतीत याद आने लगा था। वो बहुत रो रही थी। उसके माँ और बाबा बेबस बस आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर वैसे ही उसे डरा धमका रहा था जैसे कि कभी मुझे डराया था। ये कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि अब तक उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका। मैं इस इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने इसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। इसने पलटकर मुझे देखा तो सैल्यूट करने लगा। वो पोस्ट में मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? कि तुम उनको डराओ और धमकाओ ताकि मुजरिम सरेआम फिरे और बेबसी की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वो कहने लगा, मैडम जी आपको नहीं पता, उन लड़कों की सियासत में बहुत पहुंच है। मैंने कहा, तो मुझे कानून मत समझाओ, FIR लिखो। मैंने इस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वो कौन है। उस लड़की ने डरते हुए सारी बात बता दी। इसके बाबा और माँ बार बार यही कहते रहे कि हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने उनको तसल्ली दी, आपकी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी पर पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो वही 3 नौजवान थे जिन्होंने 7 साल पहले मेरे साथ भी ये सब किया था। वो इस वक्त 21 से 20 साल के लड़के थे, लेकिन इस बात को 7 साल बीत चुके थे। उनका नाम सुनकर मेरी रगों में खून खौलने लगा। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप वकील था, दूसरे का बाप बड़ा बिजनेसमैन था और तीसरे का बाप MLA था। जब मैं उनको गिरवान से खींचकर हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे, लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जाओ जाकर अदालत में बात करो, तुम भी यही और मैं भी यही, देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। मेरे दिल से अब डर खत्म हो चुका था। मैं कमजोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने इस कमजोरी को मैंने खत्म करके ताकत में बदल दिया था। मैं उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी, उनके खिलाफ FIR लिख चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए हुए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि उनकी रिमांड मैं खुद ही लेना चाहती हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनकर हैरत का शिकार थे। कहने लगे, देखो हमें ऊपर से कॉल आ रही है, हम शायद उन्हें ज्यादा देर तक जेल में बंद ना रख सके। मैंने कहा कि हमारा मसला ही यही है कि हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद खत्म करके लोगों को जब सुख चैन देना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये ऊपर की कॉल आकर हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। वो कहने लगे, देखो तुम्हारा काम था गिरफ्तार करना, वो तुमने कर लिया, बस कल ही उन्हें बड़ी जेल में शिफ्ट करवाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म है। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस गाड़ी में उन तीनों मुजरिमों को बैठाया गया और उनके साथ 2 पुलिस के कांस्टेबल को बिठाया गया था। आगे मैं बैठी थी और मेरे साथ एक पुलिस कांस्टेबल और था जो कि गाड़ी चला रहा था। जिस जेल में हमें उन्हें शिफ्ट करना था वो वहां से काफी दूर थी, तकरीबन 2 घंटे के रास्ते पर थी और बीच में सुनसान रास्ता भी था। ऑफिसर ने कहा कि देखो ये भागने न पाए। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, ये लड़के जब तक मेरे अंडर में है सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाग सके। ऑफिसर कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं इस गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। जब सुनसान सड़क शुरू हुई तो अंधेरा शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कुछ दूर जाते ही उनको बचाने के लिए उनके पालतू कुत्ते जरूर आएंगे और अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे। इससे पहले कि वो अपनी चाल चलते, मैंने कांस्टेबल से कहा कि गाड़ी यही रोक दो। वो मुझे देखकर हैरान हुए और कहने लगे, क्यों मैडम? मैंने कहा कि तुम्हें कहा है ना गाड़ी यही रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछले दरवाजे का ताला खोल दिया। दोनों कांस्टेबल मुझे देखने लगे। कहने लगे, मैडम आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी है? मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा, उन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। ये सुनकर वो कांस्टेबल हथकड़ियाँ खोलने लगे। वो तीनों लड़के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके बाबा ने उनके लिए कॉल करवाई है और वो वहीं से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, मैंने कहा, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच सके तो तुम जिंदगी पालोगे, वरना एनकाउंटर में मारे जाओगे। ये सुनकर लड़कों की रंगत उड़ी थी। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने ध्यान से मत देखो,
कहीं ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान करवाऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती पर बदला लिया था जिसमें मेरा कोई कसूर ना था। वो कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। मैंने उन्हें इस बिल्डिंग का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें? ये सुनकर इन तीनों की रंगत बदली थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। ये कहकर मैंने एक गोली हवा में फायर की। यह सुनकर वो भागने लगे। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून के रख दिया। ये देखकर वे 3 कांस्टेबल हैरान हो गए। कहने लगे, मैडम ये आपने क्या कर दिया है? मैंने कहा, कुछ नहीं किया। हम कहेंगे कि उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले से जेल में हथियार मौजूद थे जो कि उनके बाबा के कुछ आदमियों ने जेल में ही दिए थे, और ये हम पर फायरिंग करने लगे थे, इसलिए एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वो तीनों कांस्टेबल मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में भी छपी थी। ये बात सब कुछ हर कोई समझ चुका था, लेकिन मुझ तक कोई भी शख्स पहुंच नहीं पाया था। ये तीनों लड़के वही थे जिसने लिफ्ट में मेरे साथ पाप किया था, लेकिन अब तक मुझे इस चौथे लड़के की तलाश थी जिसने थप्पड़ के बदले मेरे साथ ये सब किया था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं इसे भी जान से मार डालूं। मैंने इस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की तो मालूम हुआ कि वो लड़का भी एक ऑफिसर का बेटा था, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। ज्यादातर वक्त दरबारों पर जाकर गुजारता है। यह सुनकर मुझे सुकून सा मिल रहा था कि इस शख्स से बदला तो मेरा रब ले चुका है। एक बार मैं ड्यूटी पर गई तो मेरी नज़र उस नौजवान पर पड़ी जो अपनी व्हील चेयर पर बैठा गरीब लोगों की मदद कर रहा था और दरबार में जाकर रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था कि मैंने एक लड़की के साथ पाप किया था और उसके कुछ महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपाहिज हो गया। मैंने इस लड़की को बहुत ढूंढा कि उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वो किस तकलीफ से गुजरी होगी, और पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन इस वाक्य ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। मैं रातों को सो नहीं सकता। इस लड़की के आंसू और इसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। इसकी बेबस आंखों ने मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। काश वो मुझे माफ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी इस आदमी की बातें सुन रही थी और मेरा दिल बेफिक्र हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ एक नजर देखा और मुस्कुराने लगी। इस लड़के की सजा यही होनी चाहिए थी कि पल पल मरता रहे। धन्यवाद दोस्तों।